पत्रिका की नोट सलोन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय देने की बजाय केवल उनका नाम ले लेना पर्याप्त होगा। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक, कथाकार, थोड़े से कवि और उन सबसे ज्यादा आज जो उनकी अहमियत बन गई है, एक लोक बुद्धिजीवी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। एक तरह से वे उन सब बातों को वाणी देते हैं जो हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत। और मुझे लगता है कि मैं आपका लंबा चौड़ा परिचय देकर इस सीमित समय को कम क्यों करूं। मुझे खुद ये लालच है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं। तो हम लोग सीधे अपनी बात शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी एक किताब इन दिनों आई है, बहुत धूम मचा रही है, कौन है भारत माता। वैसे ये किताब मूलतः कुछ समय पहले अंग्रेजी में आई थी और ये भी एक सुखद संयोग है कि उस किताब पर भी आपसे इसी गुलाबी शहर में बात करने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज ये बड़ा मजेदार संयोग है कि मैं जयपुर से बहुत दूर बेंगलोर में बैठकर आपसे ये बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो तकनीक हमको सुविधा देती ही है। इस किताब पर चर्चा करते हुए मैं उन लोगों को ध्यान में रख रहा हूं जिन्होंने इस किताब के बारे में सुना तो होगा, लेकिन इस किताब को अब तक जो लोग पढ़ नहीं पाए होंगे। तो मैं इसी किताब के संदर्भ में पहली बात जो आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आज के समय में आपको नेहरू क्यों इतने प्रासंगिक लगते हैं कि उनके लेखन से महत्वपूर्ण अंश जुटाकर आपने हम लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नेहरू की प्रासंगिकता इस बात से जाहिर है, जैसा कि मैंने इस किताब की अंग्रेजी संस्करण की भूमिका में लिखा था, कि अगर आप 2019 का चुनाव याद करें, 2014 का भी, खासकर 2019 का जी, तो ऐसा लग सकता है, मैंने लिखा था उस भूमिका में, प्रस्तावना में, कि अगर मान लीजिए कि आप किसी और ग्रह नक्षत्र से आए हो, एलियन हो, और हिंदुस्तान का चुनाव कवर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि विपक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू, आपको ये लगेगा प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों के भाषण और बयान सुन करके कि जैसे विपक्ष का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका निधन हुए कई दशक गुजर चुके। 1964 में निधन हो गया था उनका, पंडित जी का निधन हो गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पंडित जी ने इस देश के लिए अच्छा कुछ नहीं किया, जो कुछ किया बुरा ही बुरा किया जी। तो ये जो, अच्छा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम लोगों के बचपन से ही नेहरू जी के बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जाती रही हैं, और वो अफवाहें अनायास नहीं फैली हैं, एक सुनियोजित प्रयत्न के तहत फैली है। मुझे बहुत रोचक लगता था। मैं नेहरू जी के बारे में पिछले 15-20 साल से थोड़ा पढ़ सोच रहा था, बीच बीच में लिखता भी रहता था। मुझे बहुत रोचक लगता था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी किताबों के लेखक के बारे में ये बातें कैसे कहती जाती हैं और कैसे मान ली जाती हैं कि उस आदमी को भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, उस आदमी को हिंदू धर्म से चिढ़ थी, उस आदमी की भारतीय परंपरा की कोई जानकारी नहीं थी। मतलब अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कहीं से भी उठा के 10 पन्ने पढ़ लें जी, तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा बेतुकी बात हो नहीं सकती। बिल्कुल, उनकी वसीयत को याद कर लें, उनकी वसीयत को याद कर लें गंगा के प्रति। और जबकि ये कि नेहरू अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एग्नोस्टिक, या हिंदी में जिसके लिए शब्द चलता है अज्ञेयवादी, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उनकी कोई बहुत फर्म पोजीशन नहीं थी। और हालांकि ईश्वर को जिस रूप में जाना जाता है, माना जाता है, उसमें वो नहीं मानते थे। और यहाँ मैं ये स्पष्ट करूं कि उनका उस तरह से ईश्वर को ना मानना हिंदू परंपरा के सर्वथा अनुकूल था, क्योंकि हिंदू परंपरा में जिस अर्थ में ईश्वर एक ऊपर बैठा हुआ है, हमारे भले बुरे का हिसाब रख रहा है,
ये असल में ये धारणा हिंदू परंपरा में भी बहुत कमजोर है जी। ब्रह्म और ईश्वर परस्पर सर्वथा विभिन्न चीजें हैं, इनको पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। ब्रह्म इज नॉट गॉड विद कैपिटल जी। ये बहुत जरूरी और फंडामेंटल बात है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। क्या, तो ये सब चीजें देख करके मुझे लगा। दूसरी बात ये कि अगर आप नेहरू का 17 साल का कार्यकाल देखें तो उनकी जो उपलब्धियां थी, उनकी जो भारत संकल्पना थी और उसके अनुसार जो काम हुए, उनके महत्व को केवल एक कृतज्ञ समाज भूल सकता है। जी। केवल एक कृतज्ञ समाज ये भूल सकता है कि जब दुनिया भर में तीसरी दुनिया जैसे कहा जाता है या उस समय अविकसित देश कहा जाता था, कोई देश ऐसा नहीं था उस तरह का जो सन 50 में आईआईटी जैसी संस्था की कल्पना करता हो, जी। जो आईआईएम की कल्पना करता हो, जो स्पेस रिसर्च की कल्पना करता हो, जो एटॉमिक साइंस में रिसर्च की कल्पना करता हो। नेहरू और उनके साथियों ने ये सब कल्पनाएं की, इन्हें साकार किया, और जो कुछ उस समय हुआ, हैवी इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, उसके चलते आज सन 91 की बात अगर आप लें तो सन 91 में आप लिबरलाइज कर सके अपनी इकोनॉमी को। वो इसलिए कर सके कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग बना दिए गए थे कि वर्ल्ड मार्केट में आप लिबरल इकोनॉमी के साथ जा सकते थे और आपको कोई खतरा नहीं था कि आपके पांव जमीन से उखड़ जाएगी। ये काम जिस सोच के तहत किए गए, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में किए गए, उसके प्रति ऐसी अवज्ञा का, ऐसे अपमान का भाव, ऐसा जिसको कहें कि इरेजर ऑफ मेमोरी, प्रयत्न पूर्वक विस्मरण, 10 तरह की अफवाहें। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि ऐसा केवल एक कृतज्ञ समाज कर सकता है। मुझे लगा कि एक कारण इसका यह है कि संभवतः नेहरू के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जिनके ऊपर नेहरू की विरासत है, अर्थात कांग्रेस पार्टी और उसमें जुड़े हुए लोग, उन्हें भी कोई परवाह नहीं। वो मैंने अपनी इस हिंदी किताब की भूमिका में लिखा भी है, श्रीकांत वर्मा की पंक्ति उद्धृत की है हिंदी भूमिका में, कि कांग्रेस की समस्या ये है कि कौशल चल नहीं सकता महाराज, कौशल में विचारों की कमी। तो नेहरू के विचार हो या गांधी के विचार हो, किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने ढंग से चल रहे हैं, चलते रहिए, मुझे उससे क्या लेना देना है, वो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन मुझे लगा कि एक स्कॉलर के तौर पर, एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर और एक नेहरू के एक प्रशंसक के तौर पर ये मेरा दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है कि इतिहास, संस्कृति और भारत संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में नेहरू सचमुच क्या सोचते थे और नेहरू ने क्या करने की कोशिश की, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, इसका एक संकलन लोगों के सामने हुआ और उसे एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करती हुई एक भूमिका हुई। किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुई जून 2019 में, और बहुत, आपको मालूम ही है, आपने आयोजन किया था जयपुर में, इट वाज एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड और लगातार लोगों का आग्रह था कि साहब हिंदी में आनी चाहिए, हिंदी में आनी चाहिए। तो अभी फरवरी के महीने में किताब हिंदी में आई, 18 फरवरी को, और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है और अच्छा लगता है ये देखना कि 10-15 दिन के अंदर अंदर इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया। बिल्कुल, अब दूसरा संस्करण बाजार में है। तो ये पृष्ठभूमि थी, मुझे लगा कि लोगों को जानना चाहिए, इसलिए ये संकलन तैयार किया। डॉक्टर साहब, ये मुझे जब इस किताब का मूल अंग्रेजी रूप आया था तब भी लग रहा था कि हिंदी पाठकों के लिए इस किताब की बहुत ज्यादा महत्ता है, और मैं वाकई आभारी हूं कि आप इसका हिंदी संस्करण भी लेकर आए हैं। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है, पूरा मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन मैं नेहरू के विचारों को देखकर चमत्कृत होता हूं। हालांकि हम लोग लगभग उस समय में समझदार हो गए थे जब नेहरू इस देश में सत्ता के शीर्ष पर थे, और बहुत सारी उनके काल की सुखद स्मृतियां
भी मेरे जैसे लोगों के मन में है। आपने अभी ये कहा कि उन्होंने हमारा आधारभूत ढांचा तैयार किया, मुझे उसके साथ साथ ये बात भी याद आती है कि उन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, इनके लिए भी जितनी विराट कल्पनाएं की, वो चाहे संगीत नाटक एकेडमी हो, साहित्य एकेडमी हो, ललित कला एकेडमी हो, ये कोई बहुत मामूली चीजें नहीं है। मैं आपको बताऊं, नेहरू को अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ें या वैसे भी पढ़ें, मैंने इस किताब में एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के हिस्से संकलित किए हैं जो आमतौर से उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ किताब है जी। 1960 में वो किताब छपी थी, द माइंड ऑफ मिस्टर नेहरू। अच्छा। वो आर.के. करंजिया ने नेहरू से 3-4 लंबी बातचीत की थी। अच्छा। और उन बातचीतों का, उन इंटरव्यूज का ये संकलन है द माइंड ऑफ मिस्टर नेहरू, जो लंदन करंजिया, हाँ, आर.के. करंजिया, ब्लिट्ज वाले करंजिया जी। तो उस बातचीत में एक सवाल के जवाब में नेहरू कहते हैं, और ये 1960 की बात है, जब आधुनिकता और टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया चमत्कृत थी जी, और किसी को इसकी फ्लिप साइड दिख नहीं रही थी। नेहरू खुद साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत प्रचंड समर्थक थे, लेकिन वो इसकी फ्लिप साइड देख रहे थे। 1960 में उनका वाक्य मैं दोहराता हूँ, उनका वाक्यांश, द टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ डीप स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। तकनीकी सभ्यता ने एक गहरी आध्यात्मिक रिक्ति उत्पन्न की, और ये भी हमारा काम है कि इसको एड्रेस करें। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते नेहरू आध्यात्मिक रिक्ति को एड्रेस करने का तरीका साहित्य, कला और रचनात्मकता को, बिल्कुल जी, वो इसके लिए बाबाओं के फेर में नहीं पड़ते थे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो आध्यात्मिक साधकों की उपेक्षा करते थे, जय कृष्णमूर्ति से उनका गहरा संवाद था, लेकिन ऐसे बाबा उन्हें पसंद नहीं आते जो कोई चमत्कार करके हवा में से घड़ी निकाल देते हैं, या जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई करने के दावे करते हैं, या जिनके आदेश पर सूर्योदय 40 मिनट रुककर होता है। ऐसे बाबाओं के प्रति नेहरू के मन में कोई रुचि ना होती, ये सही है। या जो गणेश जी को दूध पिलाने के चमत्कार करते हैं। लेकिन जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर्स थे या हैं, चाहे एल्डोस हक्सले हो, चाहे नेहरू हो, जेके हो, जय कृष्णमूर्ति, चाहे रमन महर्षि हो, और सबसे बड़े तो स्वयं गांधी जी 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 बिल्कुल। इनके साथ नेहरू का जो संवाद था, इनके प्रति नेहरू के मन में जो भाव था, वो आप नेहरू की रचनाएं पढ़ के और उनके बारे में लिखी हुई दूसरी चीजें पढ़ के जान सकते हैं। तो वो उस आध्यात्मिक रिक्ति को एड्रेस करने का तरीका मनुष्य की रचनात्मकता में देखते थे, बिल्कुल। और इसीलिए उनका प्रयत्न था कि साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, फिल्म इंस्टीट्यूट, सन 56 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनी। तो ये जो चीजें थी, यानी नेहरू के लिए विकास का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं था। विकास का मतलब नेहरू के लिए, जैसे कहते हैं, राउंडेड पर्सनालिटी, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट नेहरू की प्रायोरिटी थी, और उस दिशा में उन्होंने प्रयत्न किए। हम जरूर उनकी आलोचना करें, मैंने अपनी खुद, आपने भी की है, आपने भी की है उनकी आलोचना, कई चीजों पर की है, लेकिन क्रिटिसिज्म एक चीज है, डिसमिसल दूसरी चीज है, और डेनिग्रेशन एकदम अलग तरह की चीज है जी। गलतियां नेहरू से भी हुई, और गलतियों के बारे में तो अगर डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि 2 ही तरह के लोग गलतियां नहीं करते इस संसार में, एक वो जो पैदा नहीं हुए, दूसरे वो जो मर गए। बाकी तो मनुष्य का अवतार लेके भगवान से भी गलतियां होती हैं, तो वो ठीक है अपनी जगह। वैसे डॉक्टर साहब मजाक में कहें, एक और किस्म भी है जो गलती नहीं करती है। नहीं, वो तो खैर देखिए, उनके बारे में तो संत कबीरदास कह गए, वो ये है कि जान भगत का अंत क्या है, वो जान भगत की मौत है, अनजाने का राज। वो तो अलग बात है, तो जान भगत की मौत तो हमेशा, अनजाने का राज हमेशा रहता है, जान भगत की मौत हमेशा रहती है, वो तो अलग चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने नेहरू को स्मरण किया है, और अभी हम एक कृतज्ञ समाज की बात कर रहे थे, मेरी ये जानने में रुचि है कि आखिर ये समाज कृतज्ञ क्यों हो गया? ऐसा तो हमारा समाज नहीं था। देखिए, इसमें कुछ कमी तो नेहरू की खुद की है। नेहरू किसी भी एक उस जमाने के आधुनिक व्यक्ति की तरह ये मानते थे कि आधुनिकता की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है, वो अपने आप जैसे गोया धीरे धीरे लोगों के चित्त को बदल देगी। लोग अधिक तर्क संगत हो जाएंगे, लोग अधिक लोकतांत्रिक हो जाएंगे, डेमोक्रेटाइज हो जाएगा टेम्परामेंट,
मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि खुद नेहरू ने पॉलिटिकल एजुकेशन, और पॉलिटिकल एजुकेशन में पार्टी पॉलिटिक्स के अर्थ में नहीं कहता, लेकिन समाज में एक व्यापक लोकतांत्रिक चेतना के प्रसार पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। अच्छा। नेहरू स्वयं निजी तौर से करते थे, लेकिन कांग्रेस को उस काम का तंत्र बनाने में उन्होंने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं ली जी। बल्कि जब इसी बातचीत में करंजिया ने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर एक तरह की कार्डर बेस्ड पार्टी बनना चाहिए, तो नेहरू ने उस बात को बहुत एग्रेसिवली डिसमिस किया, ताकि नहीं, कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं हो सकती। करंजिया का आशय ये था भी नहीं, वो ये नहीं कर रहे थे कि आप कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी की तरह या बीजेपी की तरह कार्डर बेस्ड पार्टी बना दें, लेकिन कम से कम उसमें एक आइडियोलॉजिकल कंटेंट पर बल तो हो। नेहरू को लगता था कि वो स्वयं जो बातें लोगों से करते हैं और उनकी वजह से और लोग करते हैं वो पर्याप्त है। बाद में क्या हुआ, आपको मालूम है कि नेहरू हर महीने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखा करते थे। वो लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स अपने आप में कई खंडों में छपा हुआ अद्भुत दस्तावेज। अच्छा। हर महीने नेहरू चिट्ठी लिखते थे हर चीफ मिनिस्टर को, और उन चिट्ठियों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर अपने विचार और चीजों पर अपने विचार, वो एक तरह की पॉलिटिकल एजुकेशन होती थी जिसमें अपेक्षा ये होती थी कि चीफ मिनिस्टर्स के जरिए वो नीचे तक पहुंचे, और वो पहुंचती थी। नेहरू के बाद मुझे याद नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से नियमित रूप से चीफ मिनिस्टर्स के साथ संवाद किया हो। तो ये गलती नेहरू की थी कि उन्होंने इस तरह के पॉलिटिकल एजुकेशन और कल्चरल ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नेहरू के बारे में इस तरह की मिथ्या बातों का प्रचार प्रसार करने वालों का हित किस बात में छिपा हुआ है? एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जी। कि नेहरू पर होने वाले हमले व्यक्तिगत नहीं है। वो व्यक्तिगत हैं इस अर्थ में कि एक व्यक्ति पर केंद्रित है, जी जी, लेकिन वो हमले व्यक्तिगत कारणों से कम हैं, वो राजनीतिक कारणों से ज्यादा है। नेहरू को डिस्क्रेडिट करना इसलिए जरूरी है, नेहरू की छवि खत्म करना, धूमिल करना इसलिए जरूरी है ताकि उनके साथ जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात जुड़ी हुई है उसको धूमिल किया जा सके। नेहरू पर इस तरह के व्यक्तिगत अटैक एसेंशियली पॉलिटिकल अटैक है। तो क्या मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया बदल गया है? बदला तो नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया को चला गया। हाँ, मतलब उस जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम वास्तविक आइडिया ऑफ इंडिया कह सकते हैं। देखिए, एक बात सुनिए, एक बात कही जाती है जैसे लोग समझते हैं कि केवल नारा है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे, क्या वो केवल नारा है? विविधता में एकता। दुनिया के और देशों की बात अपनी जगह एक तरफ आप कर दें, भारत देश, आप चाहे प्राचीन से लेकर के मध्य और आरंभिक आधुनिक कालीन से लेकर आज तक के भारत की बात कर दें, क्या भारत देश की कल्पना विविधता के बिना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये विविधता केवल धर्मों की बात नहीं है। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू, हम उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के, राजस्थान के, इस तरह के हिंदू हैं। हमारे परिवारों में, कम से कम मेरे परिवार में, और मुझे यकीन है कि आपके परिवार में भी, पारंपरिक ढंग से रसोई घर में प्याज लहसुन का प्रवेश भी वर्जित है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ही के राजस्थान के राजपूतों के बारे में ये बात कही जा सकती है क्या? बिहार के बनिए मांसाहारी होते हैं। जी जी। राजस्थान, पश्चिम भारत के ब्राह्मण की आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो मांसाहार करे। बंगाल के ब्राह्मण के भोजन की आप कल्पना कर सकते हैं? मछली की कल्पना नहीं कर सकते। मिथिला के ब्राह्मण के भोजन, मैं भी हिंदू हूँ, तमिलनाडु में रहने वाले लोग भी हिंदू हैं, वो मेरी भाषा नहीं समझ सकते, मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता। उत्तर भारत के कितने लोगों को मालूम है कि मुर्गन किस देवता का नाम है? दक्षिण में कितने हिंदू जानते हैं कि शाकंभरी देवी किस देवी का नाम है? सब हिंदू। इसी तरह भारत, अब आप सऊदी अरब का जो इस्लाम है उसको अगर पैमाना बनाएं तो दक्षिण एशिया, यानी आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके इस्लाम में कुफ्र ही कुफ्र भरा हुआ है। पीरों की मजारें हैं, ब्याह शादी में हल्दी की रस्में हैं, गुड़चड़ी की रस्में हैं, ये सब तो कुफ्र है। लेकिन है ये है इस देश की वास्तविकता। हमें इस बात पर एक गर्व होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हम एक तरह से कितने भाग्यवान लोग हैं
कि हमारे पास एक तरफ प्राचीन भारतीय चिंतन की अद्भुत परंपरा है, फिर इस्लाम के आगमन के कारण अरब और ईरान और मध्य एशिया के चिंतन की परंपरा है, फिर अंग्रेजी राज के कारण हम यूरोपीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। जिस चीज पर हमें फख्र होना चाहिए वो यही है, विविधता और एकोमोडेशन। मैंने अपनी अंग्रेजी जो भूमिका है उसमें कोट किया है, और वो जाहिर हिंदी अनुवाद में भी है, मैंने अभिनव गुप्त को कोट किया है। अच्छा। और वो भारतीय मीमांसा का सार है। अभिनव गुप्त ने वो बात लिखी है कविता के प्रसंग में आनंद वर्धन के काव्य ध्वन्यालोचन पर टीका करते हुए, लेकिन वो भारतीय मनीषा पर लागू होती है, भारतीय सोच पर लागू होती है, और वो ये कि ना ही एक है दृष्टिया सम्यगम निर्वर्णनम निर्वहति, एक ही नजरिए से ठीक से चीजों को नहीं समझा जा सकता। यही सियादवाद है। अस्ति नास्ति अस्ति नास्तिश्च। नेहरू ने ऋग्वेद का नासदीय सूक्त पूरे का पूरा उद्धृत किया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नासदीय सूक्त वो सूक्त है हजारों साल पहले ऋग्वेद में जो ये कहता है कि ब्रह्मांड का रहस्य पूरी तरह कोई नहीं जान सकता, यहां तक कि वो भी नहीं जान सकता जो इसका अध्यक्ष है। यानी ब्रह्म तक ब्रह्मांड का पूरा रहस्य नहीं जानता। नेहरू कोट करते हैं नासदीय सूक्त को प्रशंसा के साथ। तो मेरा कहना यह है कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया में ये रिचनेस थी, उसकी जगह एक ऐसा आइडिया ऑफ इंडिया स्थापित करें जिसमें कि आपके नाम की वजह से आपकी भारतीयता संदिग्ध हो जाए, आपके कपड़ों की वजह से आपके कपड़ों से आप पहचाने जाने लगे, आप अगर बौद्धिक काम करते हो, पढ़ने लिखने में रुचि रखते हो, तो आप इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के अपराधी कहलाएं। तो इस तरह के आइडिया ऑफ इंडिया से मैं तो चिंतित होता हूँ, और मुझे लगता है कि हर समझदार आदमी को होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपकी चिंता आपकी एक और किताब में बहुत ही प्रखरता से सामने आती है। मेरा इशारा हम जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो तो आजकल बहुत डरे हुए हैं, कम से कम मैं तो बहुत डरा हुआ हूं कि मैं कुछ लिख दूं तो पता नहीं किसकी भावनाएं आहत हो जाएं। तो ये जो देश बनता या बनाया जा रहा है, ये आपको कितना चिंतित करता है? मुझे केवल चिंतित नहीं करता, ये भयभीत करता है। केवल अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए भयभीत नहीं करता जी, मुझे इस देश के भविष्य के लिए भयभीत करता। जी जी। क्योंकि जिस समाज में चीजें भावनाओं के नाम पर इतनी कोमल हो जाएं कि जैसा आपने कहा कि बात करते डर लगता है। आपको तो याद होगा, आपने 2-4 बार मेरे पब्लिक लेक्चर सुने हैं। जी जी। मैं तो हर जगह भाषण देने के पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई अगर किसी की भावना आहत हो तो मुझे माफ कर देना। और फिर भी हो ही जाती है। और बदले में मेरी भावना आहत कर देना, शरीर पर कृपा कर देना, क्योंकि मेरी भावना इतनी कमजोर नहीं है, वो झेल सकती है, उनमें काफी इम्यूनिटी है, वो इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ती मेरी भावनाएं। लेकिन खैर देखिए, अब यहाँ फिर अगर बात करें, ये समस्या हमारे समाज में शुरू से रही है। जब हम अपने समाज की ताकतों की बात करते हैं तो उसकी कमजोरियों की भी बात करनी चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं और उनकी कठोर आलोचनाएं रही हैं। आप कबीर से शुरू करें, कबीर के भी पहले आप अश्वघोष तक जाएं, जाति व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की और तमाम सारी चीजों की। फिर 19वीं सदी के समाज सुधारक, एक तरफ दयानंद सरस्वती, दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले और इस तरह के लोग, कठोर बातें कही गई हैं, उसके रिपरकेशंस भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर के उन आलोचनाओं से समाज ने सीखा। जी, आप कल्पना कीजिए, आप राजस्थान के हैं, आर्य समाज के आंदोलन के बिना क्या पश्चिमी भारत में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में स्त्री शिक्षा संभव होती? ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले की कोशिशों के बिना क्या उस पूरे इलाके में स्त्री शिक्षा को एक सहज अधिकार माना जा सका होता? आप इसके साथ ये भी याद रखें कि चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्री फुले हो और कोई भी हो, उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे प्रवाद झेलने पड़े, बहुत सारी उनकी आलोचनाएं, बल्कि कई बार आक्रमण भी कुछ लोगों पर हुए। लेकिन एक समझदार समाज आलोचकों का सम्मान करता है। जी। तो जो स्थिति आज बन रही है, और नाकोहस इसी बात पर लिखा गया है, बिल्कुल, आप तर्क से बात नहीं करते, आप तर्क का जवाब और आलोचना कोई है भी। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मेरी आस्था है, किसी में भी है, भगवान राम में है, अल्लाह में है, जीसस क्राइस्ट में है, किसी में है,
आप उस आस्था के बारे में कोई उलटपटांग बात करते हैं तो वो आहत कैसे हो जाती है? यानी मेरी आस्था में कोई कमजोरी है? बिल्कुल। यानी अब आकर के अगर कोई मुझसे कहे कि साहब दुर्गा प्रसाद जी तो बुरे आदमी हैं, और मैं मान लूं, इसका मतलब ये है कि दुर्गा प्रसाद जी का जो आकलन मैंने किया है उस पर मेरा खुद का विश्वास नहीं, उसमें कमजोरी थी। नहीं, मेरा खुद का विश्वास मुझ पर नहीं। Am I right? बिल्कुल। कि भाई मैं तो उन्हें एक अच्छा व्यक्ति जानता हूँ, तो जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ अच्छे व्यक्ति हैं, या तो आप कोई प्रमाण दीजिए कि वो बुरे व्यक्ति हैं, ये तार्किक बात होगी। बिना प्रमाण के आप कहेंगे तो मैं क्यों मानूंगा, कहते रहिए। हर आदमी को अपनी आस्था तो जायज लगती है, दूसरे की रिडिकुलस लगती है। यानी अपना विश्वास तो आपको सही लगता है, दूसरे का अंधविश्वास लगता है। इसलिए आपको जो विश्वास करना है कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी विश्वास यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये विश्वास करते हैं कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द की गवाही के बराबर होगी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही अछूत होते हैं और जो हमारे इस पर ईमान नहीं लाते वो काफिर होते हैं, नहीं चलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लोग काले होने के कारण हीन होते हैं और कुछ गोरे होने के कारण जन्म से बुद्धिमान होते हैं, तो नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये समाज के नेताओं का काम है कि ऐसी चीजों के खिलाफ माहौल बनाएं, बजाय इनके कि इस तरह की चीजों को भड़काएं। नेहरू ने ये करने की कोशिश की, लेकिन सीमाओं के साथ, उसमें भी समस्याएं हुई होंगी, चूकें हुई होंगी। लेकिन आप याद कीजिए, श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत दुनिया का पहला देश बना सैटेनिक वर्सेस को बैन करने। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया मुस्लिम महिलाओं के मसले पर, अगर गलत था तो रिव्यू पिटीशन की जा सकती है। रिव्यू पिटीशन करते, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिकंसीडर करता, एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है। आपने कानूनी बदल दिया। इनको एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव नैरेटिव में ढालने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद कम से कम होती है। चलिए डॉक्टर साहब, इसी आशावाद के स्वर पर हम अपनी इस बात का, इस चर्चा का समापन करें। आपकी बातें, आपको सुनना और आपके विचारों को जानना हमेशा जीवन को आलोकित करता है। आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे बात करूं पत्रिका की नोट सैलून के लिए, तो मैं वाकई कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ये समय दिया। और पत्रिका की नोट सैलून की ओर से भी मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर साहब आपका आभारी हूँ इतनी अच्छी बातचीत के लिए। मुझे तस्नीम ने संपर्क किया था, मैं उनका आभारी हूँ। राजस्थान पत्रिका के इस कार्यक्रम की नोट सैलून के लिए मैं इस कार्यक्रम का भी आभारी हूँ, राजस्थान पत्रिका का भी आभारी हूँ। और एक बार वो जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, या स्टैंडर्ड, मेरे केस में डिस्क्लेमर नहीं, उसको कहना चाहिए स्टैंडर्ड एपोलॉजी, अगर मेरी बातों से किसी भी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, खासकर पत्रकार मित्रों की, इनके बारे में कुछ कड़वी बातें मुझे कहनी पड़ी, तो मैं केवल माजरत कर सकता हूँ, माफी मांग सकता हूँ। और इस निवेदन के साथ कि बातें कड़ी भले ही लगी हों, बुरी भले ही लगी हों, लेकिन सोचिएगा ये कि उनमें कुछ दम था या नहीं था। बहुत अच्छा। दम था तो विचार कीजिए, बाकी सब बेकार की बातें हैं। बाबा कबीरदास बहुत पहले कह गए कि थोथा दे उड़ाए, सार सार को घटले तो अगर बातों में कुछ सार लगे तो उसको ग्रहण कीजिए, वरना कोई बात। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार।